हमारे साथ भारत मेटल एक्सचेंज के एनएसई के पर बात करने के लिए स्टूडियो में बीएमई के प्रेसिडेंट सुशील कोठारी भी मौजूद हैं। सुशील जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपसे पहली बार बात हो रही है, कंग्रेचुलेशंस। काफ़ी हिस्टोरिक मूव हुआ इन द सेंस, नेम चेंज तो हुआ ही। जो सालों से हम बॉम्बे मेटल एक्सचेंज जानते थे वो अब भारत मेटल एक्सचेंज है। सबसे पहले ये नेम चेंज के पीछे क्या उद्देश्य था? नेम चेंज के पीछे कुछ कारण ऐसे हैं कि हमारा बॉम्बे मेटल एक्सचेंज 93 ईयर्स ओल्ड, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मद अली तांबावाला जी ने इसका फाउंडेशन थे, वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया प्रेसिडेंट चेंज होते गए, लेकिन धीरे धीरे हम गुलालवाड़ी और भोईवाड़ा, जो कि एक बम्बई की सकरी गलियों से इसका स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम नेशनल लेवल पर हमारे जोन्स हुए, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट एंड वेस्ट। एंड इसी साल हमने एक बीएमई कॉन्क्लेव, जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है, उस इवेंट पर ही हमने इंटरनेशनल हमारा आगमन किया। और ग्लोबली हम फर्स्ट स्टेप हमने किया, दुबई में हमारी फ़र्स्ट ऑफिस खुली। आप भी जानते हैं भारत शब्द में बहुत वज़न है, और भारत नाम आते ही एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दूर कहीं पे भी आप भारत शब्द सुनते हैं तो अपनापन लगता है। और विश्व में बॉम्बे नाम फिर भी इतना जाना पहचाना नहीं है जितना कि भारत है। और पिछले कई वर्षों ने भारत में बहुत उन्नति की है, प्रगति की है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे मेंबर्स भी अब धीरे धीरे पैन इंडिया से बाहर जाकर इंटरनेशनली मेंबर्स बने हैं। आई एग्री। और जब बॉम्बे मेटल एक्सचेंज था तब उस टाइम पे सिर्फ बॉम्बे की मार्केट और दिल्ली की मार्केट से यहाँ पर मेटल के प्राइसेस निकल के आते थे। आई रिमेंबर, मैं उस टाइम पे मेटल में मार्केट में जाती थी और लोग वो कपड़े के नीचे वो प्राइसेस करते थे, तो वो बहुत पुरानी ऑफ कोर्स बात है। उसके बाद बहुत एकदम सही आपने कहा कि वो इतिहास जब हम भी देखते हैं तो वहाँ लुंगी, मतलब धोती और कुर्ता और नेहरू टोपी में वो फ़ोटो देखता हूँ। 1933 की 8 मेंबर से शुरुआत हुई थी बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की। वो आज तकरीबन 1000 मेंबर्स हो गए हैं हमारे, इंटरनेशनल नेशनल दोनों। ऑलराइट। एक बड़ी चीज़ जो और हुई है पिछले एक हफ्ते में आपके साथ, वो ये है एनएसई के साथ जो करार है। क्या है इसके मायने मेटल एज अ मार्केट को, या मेटल एज ट्रेडिंग या कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में आप किस तरह की यहाँ पर एक साझेदारी कर रहे हैं? एनएससी के साथ हमारा करार अभी शनिवार को ही हुआ है, और वो करार हम दोनों एक दूसरे को कमोडिटीज़ में हेल्प करेंगे। वैसे हमारे इतिहास, हमारी विरासत 90 साल पुरानी है। एनएससी भी अभी पिछले कई वर्षों में देखते हैं तो बहुत प्रगति की है, लोगों में आत्मविश्वास जागा है और एक भरोसा कायम हुआ है एनएससी के साथ। तो ये करार हम दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये हुआ है कि हम कमोडिटीज़ में उनकी हेल्प करेंगे, और आगे भी और एक्सप्लोर की बहुत गुंजाइश है। तो अभी हमने करार कमोडिटीज़ के लिए एनएससी के साथ किया है, और आगे भी धीरे धीरे करके एमसीएक्स के साथ भी करार है। हमारा एमसीएक्स के साथ भी करार है। 2003 से हम एमसीएक्स के साथ भी हैं, लेकिन वो भी आज भी करार हमारा बरकरार है। एनएससी अभी नया प्लेयर है, एंड हमने देखा कि देखिए मार्केट कॉम्पिटिटिव है, तो हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को। तो एक्सक्लूसिविटी नहीं है दोनों एक्सचेंजेस में किसी के साथ भी? अब तक एमसीएक्स के साथ हम लोग ऑलरेडी हैं और कर भी रहे हैं, और एनएससी के साथ अभी नया करार हुआ है और वो भी मार्केट में आना चाहते हैं। तो हमने इसी को देखते हुए देखा कि भाई दोनों चीज़ों को एक साथ रखेंगे, लोगों को बेनिफिट होगा उससे। जैसे आपने कहा मेटल मार्केट्स, ऑफ कोर्स इंडिया को एक ऐसी कंट्री माना जाता है जहां पर सबसे ज़्यादा डिमांड ग्रोथ आने वाले सालों में हम आता हुआ देखेंगे। चाइना यहाँ पर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर से टेक की तरफ चला गया है, रेयर अर्थ्स में, मिनरल्स में चला गया है। इंडिया अभी भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह की डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे इंडिया यहाँ पर आगे कंजम्पशन बढ़ाने वाला है, पर कैपिटा भी हमारा यहाँ पर बढ़ेगा मेटल कंजम्पशन के तौर पर, तो भारत मेटल एक्सचेंज का अब आगे जाकर क्या विजन है? देखिए, जो विज़न हमारे प्रधानमंत्री का है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया हुआ है। ग्रोथ देखिए, किसी भी कंट्री का नॉन फेरस उसमें बेस रोल अदा करने वाला है। मेरा मानना है 2030 तक जो अभी का कंजम्पशन है उससे ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं,
मेटल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और बेसिक चीज़ है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ मेटल के ऊपर बहुत डिपेंड है। अगर आप मेटल क्षेत्र को साइड लाइन करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कोई कंट्री ग्रो कर पाएगी। तो मेरा मानना है कि मेटल बहुत आगे बढ़ेगा। और ठीक है, ये देखिए करेक्शंस हर ट्रेड में होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेटल ग्रोथ बहुत अच्छा सपोर्टिव रहेगा सभी के लिए। इनफैक्ट मैं रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ तो मेटल का इन्वेस्टमेंट कभी मेरे हिसाब से फेल नहीं होगा। राइट, मेटल के बारे में ऑफ कोर्स प्राइसेस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सुशील जी, यहाँ से अब BME का क्या विजन है, क्या प्लान्स हैं, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, क्या कुछ आप यहाँ से अब देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि हमारा पैन इंडिया हो गया, हम चारों जोन में आ गए। अब नेक्स्ट हमने इसी साल आगमन किया है इंटरनेशनली, ग्लोबली हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है। धीरे धीरे हम सभी सेक्टर में इंटरनेशनली जुड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करके मुझे अभी भी स्कोप भारत में इटसेल्फ ही इतना अच्छा ग्रोथ है कि हम पहले हमारे देश की प्रगति और ग्रोथ की तरफ देखेंगे तो यहीं अपॉर्चुनिटी बहुत मिलने वाली है। नो डाउट, देखिए बाहर का सपोर्ट, चाइना हमारा मेन कॉम्पिटिटर है, उनसे अभी कंपैरिजन करना थोड़ा गलत होगा क्योंकि वो बहुत आगे हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है कि हम हर प्रोडक्ट का अपने यहाँ बनाएंगे और उनसे कॉम्पीट करेंगे। तो BME हमेशा हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे यहाँ ट्रेडर भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, ब्रोकर्स भी हैं, इंडेंटिंग एजेंट हैं, सभी का इंटेंशन और एम एक ही है कि भारत को विश्व पटल पर नंबर 1 लाना। तो BME हमेशा उसी फोकस और उसी लाइन पे चलने वाली है। तो पॉलिसी रिप्रेजेंटेशंस की बात आए या फिर एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशंस की बात आए, यहाँ पर क्या कदम उठाने की कोशिश? पॉलिसी के लिए मैंने कहा कि 1933 से हमारा एसोसिएशन है और वक्त पर वक्त हम सभी, जैसे मुरारजी देसाई जी हमारे इस फाउंडेशन पर मौजूद थे, इसके बाद एक एक प्रधानमंत्री आते गए, हमारी दिक्कतें देखिए जो आती हैं वो सुलझाते भी गए। दिक्कतें हर ट्रेड में आती हैं, हम पॉलिसी लेके जाते हैं और कुछ पॉलिसियाँ एक्सेप्ट होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, बट वो कोई रिग्रेट नहीं है। कई बार पॉलिसी लेके भी जाते हैं लेकिन इमीडिएट रिजेक्ट भी हो जाती है, लेकिन सरकार पर भरोसा है हमको। और सो एज ऑफ नाउ क्या चीज़ें हैं जो आप परस्यू कर रहे हैं? एज ऑफ नाउ देखिए हमारा इंटेंशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। अभी भी बेसिक रॉ मटेरियल में हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जूझना पड़ता है, कुछ कई बार पॉलिसी की वजह से, कई बार कंटेनर्स के इश्यूज़, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन फाइनली वही मेरा आपको यही कहना है कि ग्रोथ करना है, इंडिया को नंबर 1 पटल पे लाना है और एक दिन ज़रूर आएगा कि हम भी चाइना को कॉम्पीट करेंगे। राइट, तो जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, ऑफ कोर्स निकल पूरा का पूरा इंपोर्ट होता है, कॉपर हमारे पास कुछ माइंस हैं यहाँ पर, बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। जिंक के मामले में है, चांदी इन सम सेंस है, ज़्यादातर मेटल इंपोर्ट ही होता है। तो जहाँ तक आप सेल्फ सफिशिएंसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो परहैप्स बहुत साल आगे है, लेकिन जिस तरह की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, किस तरह की डिमांड ग्रोथ बनता हुआ देखेंगे हम? डिमांड मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, इंडिया इटसेल्फ बहुत पोटेंशियल है। अभी तो हमने समझ ले कि शुरुआत की, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। और जो विज़न हमारे प्रधानमंत्री का रहा है कि भाई हर चीज़, यहीं आप अभी देखेंगे गुजरात में एविएशन का हमने सुना कि वहाँ प्लांट आ रहा है, तो धीरे धीरे करके देखिए एविएशन हो या कोई भी चीज़ हो, हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं कि ये चीज़ बाहर से आती है। अब जैसे बैटरी का हो गया, छोटी छोटी चीज़ें भी अब हम विकसित करना शुरू कर दिए। तो फोकस वापस वहीं पे आया कि इंडिया में ही बहुत अपॉर्चुनिटी है। देखिए हम दूसरों से हेल्प ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए ले रहे हैं, ना कि उसको सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं। पॉइंट टेकन। वेल एब्सोल्युटली, जहाँ तक मेटल्स की बात है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम रेलवेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, और साथ ही साथ जिस तरह की ग्रोथ यहाँ पर मार्केट से एंटिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो एविएशन है, शिपिंग है, डिफेंस है, AI है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सभी जगह मेटल्स यहाँ पे लगने वाली है। और जैसे सुशील जी हमें बता रहे हैं कि कोशिश यही है कि डिमांड ग्रोथ और इनपुट कॉस्ट के अलावा सारी चीज़ें यहाँ पर भारत में की जाए। लेकिन मेटल सवाल सुशील जी, क्योंकि आप यहाँ पर स्टूडियोज़ में हैं, अब यहाँ से जिस तरह का मेटल ट्रेड है, इंडियन चाहे वो ट्रेडर्स हैं, कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, आपको लगता है मुनाफे में हैं?
मुनाफा देखिए पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो इस साल मुनाफा है ही है। पिछले साल MCX 800-900 की रेंज में था, जो इस साल हाईएस्ट 1400 1450 के रेंज में आया, तो मुनाफा तो हुआ है, नो डाउट। ये जैसा एक करेक्शन आता है तो मेरा मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी के लिए आता है। आपको इसमें अपने लेवल से बाय करना चाहिए और आगे ग्रोथ तो है ही है, और उस ग्रोथ को देखते हुए नुकसान तो नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप कंपैरिजन पिछले साल से करें तो मुनाफा है। ऑलराइट, तो काफी बुलिश मेटल सेगमेंट है। नेम चेंज, करार, इंटरनेशनल, पैन इंडिया, और साथ ही साथ जैसे सुशील जी कह रहे हैं पैसा भी कमाया है मेटल सेगमेंट ने इस पिछले एक साल में, तो एक काफी बेहतर पीरियड आपके यहाँ पर आता हुआ। बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे लिए आज यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ने के लिए। धर्मेश आप